ये डेली वेजर्स को आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर इफ़ चीज़ें हमारे हाथ में हों, अगर हमें निर्णय लेना हो तो 60,000 डेली वेजर्स या 60,000 प्लस डेली वेजर्स को इमीडिएटली विद इन 1 डे तत्काल प्रभाव से रेगुलराइज किया जा सकता है। पिछले 70 साल से दिल्ली का केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो और इंक्लूडिंग ये भाजपा सरकार, इनकी नीति ही यही रही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के चलाना है। और अब तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर जो आगे ये बढ़ रहे हैं, उसके चलते इन्होंने ये निर्णय किया कि जम्मू को फिर से कश्मीर का गुलाम बनाना है। क्या फ़र्क पड़ता है 2 MP सीटों से हमें? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिकली ये डिक्लेयर नहीं करती कि पाकिस्तान एक प्राइमरी एक्टर है जम्मू कश्मीर के अफेयर्स में? कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी है जो ये कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी है जो पाकिस्तान द्वारा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड इस्लामाइजेशन ऑफ JNK के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है? क्या कश्मीर बेस्ड कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अलगाववाद को मेन स्ट्रीम नहीं करती थी? अलगाववादियों को सिक्योरिटी देने से लेके, उनकी बात पे अपॉइंटमेंट करने से लेके, कॉन्ट्रैक्ट देने से लेके, सारा सत्ता का जो इकोसिस्टम है उसे सेटल करने से लेके वो नहीं करती थी। तो ये तो डिक्लेयर्ड है कि ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से 50-100 लोगों को इकट्ठा करके झंडा पकड़ा के फ़ोटो इवेंट कर देना और बताना। आप मुझे बताइए, कश्मीर के लोग झंडा उठा रहे हैं कश्मीर में, या यहाँ से कठुआ से, सांबा से, जम्मू से, उधमपुर से, यहाँ से जो कार्यकर्ता गए थे उन्होंने झंडा उठा के वहाँ पे वो किया? तो ये देखिए, ये धोखा देने वाली बात है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटे हुए अब 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। किस तरीके की तब्दीलियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या सोचती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय एक जो जम्मू के चेयरमैन अंकुश शर्मा जी जुड़े हैं। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला लिया गया, उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, खासकर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके। मगर जिस तरीके से ज़मीनी सतह पर इस समय आम जनता का गुस्सा जो फूट रहा है, वहाँ से कहीं न कहीं लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और LG हुकूमत जो है वो खरी नहीं उतर पा रही है। कैसे देखते हैं आप? 370 और 35A का खात्मा डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि 370 और 35A ख़त्म हुआ तो डेवलपमेंट की बयार आ जाएगी। 370 और 35A ख़त्म होना आवश्यक इसलिए था क्योंकि 370 और 35A देश की संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था। 370 और 35A ख़त्म होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि 370 और 35A जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर मुस्लिम स्टेट के रूप में निर्मित करता था भारत की सेक्युलर पॉलिटी के अंदर ही। 370 और 35A ख़त्म करने के बाद ये एक पहला असेंशियल स्टेप था। आपको 10 स्टेप्स और उठाने थे इसी दिशा में, जो 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते। लेकिन भाजपा ने और केंद्र सरकार ने ये तय किया कि 370 और 35A को अब बैकडोर से री एंटर करेंगे, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट की जो इनकी राजनीति चल रही है उसके चलते ये संभाल नहीं पाए 370 और 35A की एब्रोगेशन को, और इमीडिएटली डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करके 35A को बैकडोर से री एंटर कर दिया और वो सारी संभावनाएं समाप्त कर दी जिन संभावनाओं की बुनियाद पे आगे डेवलपमेंट और तरक्की के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता था। 370 और 35A के खात्मे के बाद ये तय होना था कि अब अलगाववादियों के हाथ से हट के कंट्रोल राष्ट्रवादियों के हाथ में आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली झूठ को आधार बना के 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस को आधार बना के डिलिमिटेशन करके कश्मीर को ही पुनः सत्ता दे देना, 370 और 35A को फिर से बैकडोर से री एंटर करवाने वाला काम ही भाजपा और केंद्र सरकार ने किया। ये देश की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात भी है और जम्मू संभाग के लोगों की पीठ में भी छुरा मारने वाली बात है। उन्हें फिर से 15 साल के लिए मिनिमम एटलीस्ट कश्मीर का गुलाम बना दिया गया। जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखने का निर्णय ले लिया गया। जम्मू को कश्मीर की एक कॉलोनी के रूप में ही निर्मित रख के चलाने का निर्णय ले लिया गया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ की जो लीडरशिप है, खासकर मैं जम्मू संभाग की बात करूँ, यहाँ की लीडरशिप वीक है? वो एक वजूहत है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमेशा उनको कश्मीर लीडरशिप पर बिलीव करना पड़ता है? नहीं, यहाँ की लीडरशिप का तो सवाल ही नहीं है। वो तो किसी खाते में नहीं है, किसी पूछताछ के दायरे में नहीं है, कोई कद नहीं रखते हैं, रूटलेस लोग हैं। इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी यहाँ के MP जाके बैठे हुए हैं, 10 लोग उनके साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये क्षमता है इन लोगों की। लेकिन इस सरकार की काबिलियत भी यही है कि ऐसे ही लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाएगा। हैविंग सेड दैट, पिछले 70 साल से दिल्ली का केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो और इंक्लूडिंग ये भाजपा सरकार, इनकी नीति ही यही रही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के चलाना है। और अब
तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर जो आगे ये बढ़ रहे हैं, उसके चलते इन्होंने ये निर्णय किया कि जम्मू को फिर से कश्मीर का गुलाम बनाना है। क्या फ़र्क पड़ता है 2 MP सीटों से हमें? जम्मू संभाग के लोग, उनके पास ऑप्शन क्या है हमें वोट देने के बजाय? तो हम उसी नीति को चलाएंगे जो जम्मू के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, जो राष्ट्रवादी समाज के खिलाफ है, जो राष्ट्रवादी समाज को कमज़ोर करती है। तो आप इन्हें एक्साइज आउट करिए, लोकल लीडरशिप को। ये किसी इक्वेशन में नहीं है। कोई अगर जिम्मेवार है तो केंद्र है, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये तय किया कि 370 और 35A के खात्मे के बाद भी हमें 370 और 35A को दूसरे नामों से री एंटर करना है, और जम्मू से उसका ड्यू, उसका हक जो है वो छीनना, जम्मू को नहीं देना। ये वही नेहरूवियन मुस्लिम अपीजमेंट जो थी, उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करके अभी आगे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को लेकर जो स्टेटमेंट्स आती हैं, या जो पाकिस्तानी जो स्टेटमेंट यहाँ से निकलती हैं, खासकर अगर प्रो पाक कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको आधार बनाकर टारगेट किया जाता है, पर्टिकुलरली उन नेताओं को, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वही पॉलिटिक्स उसी तरीके से की जा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को जो है उसी तरीके से पॉलिटिक्स को पुराने स्टाइल में ही घोला जाए, नए लोगों को चांस कम मिले, नए एरियाज़ को डेवलपमेंट की ओर ना ले जाएं, मगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पुरानी अपीजमेंट की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से पॉलिटिक्स अभी भी हो रही है? वैसे ही एक्टर्स को मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी माना जाता है। पाकिस्तान और ISI के जो एजेंट्स हैं यहाँ पे, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, तमाम ये PAGD के कंस्टिट्यूएंट्स हों, अपनी पार्टी और दूसरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस एट्सेट्रा जितनी भी हों, जितने भी ये सेपरेटिस्ट अलग अलग नाम से जो एंटी इंडिया ये फ्लैंक्स हैं, इन्हीं को मेन स्ट्रीम माना जाता है। आपने देखा 24 जून को प्रधानमंत्री ने जब जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की पुनर्स्थापना करने के लिए मीटिंग बुलाई, तो इन्हीं लोगों को बुलाया, इन्हीं के साथ बातचीत की, इन्हीं के साथ डिस्कस किया कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जम्मू संभाग से किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जम्मू के लिए खड़ा हुआ, उसे नहीं बुलाया गया। क्या वजूहत है? आप हमेशा बात करते हैं, जब भी अगर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टी की बात करें तो आप उनका डायरेक्ट लिंक जो है पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं ओपनली, और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी भी नहीं जाती किसी लेवल पे। आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत, सुनना नहीं चाहते हैं? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिकली ये डिक्लेयर नहीं करती कि पाकिस्तान एक प्राइमरी एक्टर है जम्मू कश्मीर के अफेयर्स में? कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी है जो ये कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी है जो पाकिस्तान द्वारा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड इस्लामाइजेशन ऑफ J&K के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है? क्या कश्मीर बेस्ड कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अलगाववाद को मेन स्ट्रीम नहीं करती थी? अलगाववादियों को सिक्योरिटी देने से लेके, उनकी बात पे अपॉइंटमेंट करने से लेके, कॉन्ट्रैक्ट देने से लेके, सारा सत्ता का जो इकोसिस्टम है उसे सेटल करने से लेके वो नहीं करती थी। तो ये तो डिक्लेयर्ड है कि ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, पाकिस्तान के एजेंडा को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं सुनने या इस बात पे कोई इफ़ेक्टिव कार्रवाई नहीं करने का मुख्य कारण है पिछले 70 साल की दिल्ली की नीति, जिस नीति के चलते जम्मू कश्मीर में सत्ता कश्मीर बेस्ड इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सेपरेटिज्म का एजेंडा हवा देने का भी काम करती हैं, उसी को देने की रही है। उसकी विस्तृत जानकारी अब हमने बहुत सारे और इंटरव्यूज़ में भी दी कि उसके पीछे की सोच क्या थी अभी। लेकिन जो भी है, ये देशद्रोह है, ये देश के खिलाफ करने वाली काम करने वाली एक नीति है, और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। और अल्टीमेटली अगर जम्मू सफ़र कर रहा है इस नीति के चलते, तो जम्मू संभाग के लोगों के अलावा कोई बोलेगा भी नहीं। अब आप ये भूल जाइए कि हिमाचल से या पंजाब से या बिहार से या UP से कोई ये आवाज़ उठाएगा या कश्मीर से कोई आवाज़ उठाएगा। आज हमने ये तय किया है कि हम ये आवाज़ उठाएंगे और तथ्य पेश करेंगे, और तथ्यों के आधार पे हम जो क्लेम करते हैं वो आपने देखा भी है कि वो। सर, जम्मू से 2 नेता हैं, एक आप हैं और एक चौधरी लाल सिंह है, जो बात करते हैं जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं। तो क्या रोड मैप कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं बनाया हुआ है कि क्या विज़न लेकर आप बात करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आधार होता है किसी न किसी चीज़ का। तो आप लोग किस चीज़ पे आगे इस पर बढ़ रहे हैं? नहीं, तो हमने तो जम्मू संभाग को अलग सेपरेट स्टेट बनाया है, 10 जिलों को। किस आधार पे बनाना है वो तो हमने बहुत बार अपने वक्तव्य में डिफ़ाइन भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है। जिन कारणों से जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाना है, मुझे लगता है कि जब उन कारणों को लेके एक यूनिटी ऑफ थॉट जब तक नहीं होगी, तब तक कलेक्टिव और जॉइंट एफर्ट हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि वी हैव डिसाइडेड टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स नेम। हम इस नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक पॉलिटी में नहीं रहना चाहते, और उसे ध्वस्त करने के लिए पहला अनिवार्य कदम है कि जम्मू संभाग को अलग करवाया जाए। इस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रोकने का पहला कदम है कि जम्मू संभाग को अलग करवाया जाए। जो भी इस सोच से, इस विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे संग जम्मू संभाग को अलग सेपरेट स्टेट बनाने की लड़ाई में जुटना चाहेगा, हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे।
तो आपने किस तरीके से देखा, खासकर कश्मीर में, क्या आपको कहीं ना कहीं बदलाव लगा कि 3 साल में कुछ बदलाव हुआ है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि उन्होंने लाल चौक पर झंडे लहराए हैं और इस समय हर घर झंडे की बात हो रही, तो क्या आपको कहीं ना कहीं चेंज लगता है? तो आप तो यहाँ पत्रकारिता करते हैं, सब जानते हैं। यहाँ से 50-100 लोगों को इकट्ठा करके झंडा पकड़ा के फ़ोटो इवेंट कर देना और बताना। आप मुझे बताइए, कश्मीर के लोग झंडा उठा रहे हैं कश्मीर में, या यहाँ से कठुआ से, सांबा से, जम्मू से, उधमपुर से, यहाँ से जो कार्यकर्ता गए थे उन्होंने झंडा उठा के वहाँ पे वो किया? तो ये देखिए, ये धोखा देने वाली बात है। देश में जो बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि शायद कश्मीर में लोगों ने इस तरीके से झंडा उठा लिया है। तो जो कड़े कदम लेने की ज़रूरत है, फिर लोगों को प्रेशर रहता है कि कड़े कदम ना लिए जाएं, अब धीरे धीरे वो आ रहे हैं। लेकिन क्या वो सच्चाई से 1 इंच भी जुड़ी हुई बात है? कश्मीर में किसने उठाया? जी, जिस तरीके से अभी कैंपेन चल रही हैं, हर घर में तिरंगे की बात हो रही है और अलग अलग रैलीज हो रही है, क्या आपको ये भी ऑर्गेनाइज लगती है? नहीं, ये तो 2024 के इलेक्शंस को दिमाग में रख के, कि ताकि लोग उन इश्यूज़ को भूल जाएं और एक बाइनरी क्रिएट हो जाए कि झंडा मतलब राष्ट्रवाद और मैं राष्ट्रवादी, और बाकी सब इश्यूज़ जो हैं वो साइड बर्नर पे चले जाएं। तो ये तो एक माइंड गेम है, जो एक साइकोलॉजिकल अटैक्स हैं, जो अब मनुष्यों को पंगु बना रहे हैं। और राजनेता ये तय कर रहे हैं कि आप सोचेंगे क्या, 1 साल बाद क्या सोचेंगे, 1.5 साल बाद क्या सोचेंगे, तो उसकी ये पृष्ठभूमि है। और झंडा हर वर्ष चढ़ता है हमारे यहाँ जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू प्रोविंस में। हम भी यहीं पले बड़े, सब कुछ हुआ। जितना राष्ट्रवाद यहाँ पे है, जितना झंडे के प्रति प्रेम यहाँ पे है, मुझे लगता है शायद ही कहीं और किसी देश के, मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक नेशनलिज्म की फीलिंग है, बाकी सब स्टेट्स में भी है। तो ये तो मुझे लगता है कि इवेंट मैनेज करना, लोगों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, कि सबको लगा देना आप झंडा चढ़ाओ, झंडा चढ़, तो वो झंडा चढ़वाना क्या अभी शुरू हुआ? मतलब इससे पहले क्या जम्मू संभाग के लोग झंडा नहीं चढ़ा रहे थे? तो ये एक साइकोलॉजी को कंट्रोल करने वाली एक्सरसाइजेज रहती हैं, जो जिसके पीछे थिंक टैंक्स बैठे रहते हैं, कंपनीज बैठते हैं कि क्या क्या आपको लोगों से करवाना है। तो ये उसी क्रिया का एक हिस्सा है, ये करवाना, इसके बाद कुछ और भी प्लान किया जाएगा, वो करवाना। लेकिन फंडामेंटली ग्राउंड पे राष्ट्रवादियों को ताकतवर करने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप जम्मू संभाग के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपवाएंगे, सही सेंसिस पर डिलिमिटेशन करवा के और 2-3 स्टेप्स उठा के, या फिर अलगाववादियों को देंगे। बातचीत आपने करनी है तो आप हाफ सेपरेटिस्ट्स के साथ करेंगे, एनसीपीडी भी उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टर्स मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। माइनॉरिटी के बेनिफिट्स आपने देने हैं तो राष्ट्रवादी समाज जिसका हक बनता है उसे नहीं देने, आपने अलगाववादी तत्वों को देने हैं। उनके लिए आपने यूपीएससी की कोचिंग्स, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स भी बनाने हैं जहाँ फ्री कोचिंग देनी है। हाँ, और सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग फाइनली आईएएस आईपीएस में सेलेक्ट हों। तो और फिर यहाँ बातें करनी है कि हम देश को मजबूत करने क्या लग रहा है कि अभी भी जिस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे अटैक करते थे कि जब उनकी सत्ता यहाँ होती थी तो इस्लामाइजेशन का बढ़ावा होता, क्या लगता है बीजेपी भी उसी का एक पार्ट है? ऑब्वियसली आपके सामने क्या जो डेमोग्राफिक असॉल्ट का प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर में भी रुका, कोई निर्णायक कदम उठाए गए। रोशनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बजाय हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई और इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने कहा कि जो रोशनी जजमेंट के अगेंस्ट अपील में लोग आए हैं, जो बड़ी बड़ी शार्क्स जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे हज़ारों लाखों कनाल ज़मीन पे कब्जा किया था, उनके लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देने से मना किया, सरकार ने कहा हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज़ को जो वापस भेजने की प्रक्रिया वो वहीं की वहीं है। एक्सक्लूसिवली जम्मू संभाग में इन लोगों को बसाया गया है। आपके फॉरेस्ट लैंड्स पे जो कब्जे हैं उन्हें हटाया गया। आपके जो रिवर बेड्स पे कब्जे हैं, रावी से आप शुरू हो जाइए और चिनाब तक चले जाइए और ऊपर आप पूरा डोडा किश्तवाड़ के एरियाज़ में चले जाइए, जो एक समुदाय धर्म विशेष के कब्जे हैं, क्या उन्हें हटाया गया? तो आपको कैसे लगता कि किस आधार पे आप इन्हें अलग देख सकते हैं? तो मैंने यही कहा कि जम्मू कश्मीर को एक ही तरीके से चलाना है भारत सरकार ने पिछले 70 साल में, वैसे ही उसे चलाया जा रहा है, इसलिए किसी भी राष्ट्रवादी को मजबूत यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो सर, आप खुद एडवोकेट हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना प्रोफेशन देखते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर भी बड़े बड़े स्कैम्स सामने आ रहे हैं, खासकर आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के नाम भी आस्ता आस्ता बाहर आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि वो बहुत सच्चे लोग हैं, बाकी शायद सब झूठे हैं, तो क्या आप क्या देखते हैं इस? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़े बड़े, देखिए जब तक आप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे सिस्टम्स ठीक नहीं होंगे। और आप राजनीति के चलते अगर सपोज़ कोई 1, 2, 4, 5 केसेस उठा भी लेंगे तो उससे सिस्टम तो क्लीन अप नहीं होगा। अब जितने भी स्कैम्स सामने एक आधे आए हैं वो पब्लिक प्रेशर में ही इन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले फायर एंड इमरजेंसी को लेके भी सफिशेंट एविडेंसेस इक्वल प्रोपोर्शन में ही जो PSI स्कैम को लेके पब्लिक डोमेन में थे
वो इनके संज्ञान में लाए गए थे। कोर्ट में केस हमने भी कंटेस्ट किया था, हम जानते हैं कि उसमें कितनी बड़े लेवल पे धांधली थी, उस पर तो कुछ नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है ये भी आई वॉश है, एक्शंस नहीं होंगे इन पर भी? जब तक आप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक एवरीथिंग इज़ एन आई वॉश। और आप जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य है, पहले ये समझने की ज़रूरत। लेकिन वो कार्रवाई नहीं है जो कार्रवाई आपको करनी है। आपको 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरे चेहरे पे ये सवाल नहीं फेंक सकते कि देखिए हमने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और ये इतना बड़ा स्कैम था, तो आप हमें शाबाशी दीजिए। 98 को आपने छोड़ा है। वैसे ही आतंकवाद पे आप आतंकी तो मार रहे हैं, लेकिन आतंकी पैदा करने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, चाहे वो अहले हदीस का हो, चाहे वो तबलीगी जमात का हो, चाहे वो और दियोबंदियों का हो, बरेलवियों का हो, कोई भी, वो तो इंटैक्ट है। आपने सुना होगा पिछले 20 साल से यहाँ की पुलिस रट लगा के बैठी है, 200 आतंकी बचा है, 200 आतंकी पिछले 20 साल में 200 ही आतंकी बचा है, लेकिन वो कांस्टेंट है। और ये कहते हैं कि 150-200 हम हर साल मारते भी हैं, लेकिन वो जो 200 आतंकी बचा है वो कांस्टेंट है। तो वो जहाँ से प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको तो यहाँ की सरकार की पैटर्नेज हासिल है। अपने साथ स्टेज पे बैठाएंगे, कोई डिसीजन लेना होगा उनसे बातचीत करेंगे। तो सर एज ए लीगल वे अगर बात की जाए तो क्या आप देखते हैं जिस तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं इस समय जिन्होंने अपने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, वो कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे हैं कि कोई एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाएगा, सभी लोग करप्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं जो सही लोग हैं वो भी इसमें पिस रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन निकल सकता है? क्या स्क्रैप करना ही इज़ द लास्ट? देखिए ऑब्वियसली पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में मुझे ये लगता है कि 80% लोग ठीक रहते हैं। 10 से 15 या 15 से 20 ये फ्लोटिंग रहती है जो करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। लेकिन इस करप्शन को ठीक करने का तरीका केवल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नए सिस्टम्स इन प्लेस लाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स में चेंजेस करके उन्हें अप टू डेट करने की ज़रूरत है। अभी हम 1860 के कानूनों के आधार पर ही चल रहे हैं, जो बदलाव हुए हैं उसके हिसाब से सिस्टम्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ डन तो नहीं होगा। दूसरा जो आपने स्पेसिफिक सवाल इस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को लेके कहा, ऑब्वियसली इसको आप इस तरीके से देखिए कि कुछ लोग हैं जो बेनिफिशियरीज रहे पेपर लीक के, आपने सीबीआई उन पे डाली है, यू मस्ट बी हैविंग एन इन्फॉर्मेशन। आप इस तरीके का भी फैसला ले सकते हैं कि उन लोगों को सबको निकाला जाए जो प्राइमा फेसाई इन्वॉल्व्ड इसमें लगते हैं, 1%। कुछ लोग जिनके बारे में बिल्कुल साफ़ सुथरा है कि ये मेहनत से फेयर तरीके से ही सेलेक्ट हुए हैं, आप उन्हें नौकरी दे सकते हैं, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एवरीथिंग। कि कल को अगर वो पकड़े जाते तो आप डिसमिस करिए उन्हें नौकरी से। 50% के करीब पोस्ट या 40% के करीब पोस्ट आप री एडवर्टाइज करिए जिसमें बाकी लोगों को पार्टिसिपेट, ये एक तरीका हो सकता था। हालांकि इसमें और व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबसे पहले स्टेक होल्डर्स से ओपिनियंस लेने चाहिए कि इन 3-4 ऑप्शंस में से हम कौन सा एक्सरसाइज करें। FAA की बात अगर करें फाइनेंस वालों की, वो तो अभी तक उनमें कोई स्कैम में नहीं आया है, मगर वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे गर्मी सर्दी और बारिश में भी बैठे हैं। नहीं, उसमें स्कैम की बात तो मेरे ख्याल में रियलाइज़ हुई है, लेकिन FAA के जो एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में हैं वो भी प्राइमा फेसाई सजेस्ट करते हैं कि नॉट एवरीथिंग वाज गुड। और मुझे लगता है कि उसमें जिस तरीके की एलिगेशंस आ रही हैं, प्राइमा फेसाई कुछ सब्सटेंस तो दिखता है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि पेपर लीक उसमें भी हुआ था, नकल उसमें भी करवाई गई थी। और ये इसलिए भी, मतलब आप ये चीज़ें ना भी देखिए, इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर तो डेन ऑफ करप्शन रहा है। यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, SSRB हो, ये डेंस ऑफ करप्शन है। ये रिक्रूटमेंट माफिया ये खुद ही है। मगर कैसे विश्वास जताएं, क्योंकि लाखों लोग जो हैं अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। इसमें कुछ बच्चों को, कुछ हेड कांस्टेबल को, कोई मिडल रंग ऑफिशियल्स को पकड़ के कुछ नहीं होगा। मंत्री से लेकर सेक्रेटरी, जो टॉप पे लोग हैं जो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। तो ये एक प्यूनिटिव एक्शन होगा जिसका एक मैसेज होगा। साथ ही साथ इसके साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की चाह के भी कोई इस तरीके का करप्ट एक्ट कर ना पाए, और उसके लिए मॉडल्स हैं। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कमीशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे पीयर मॉडल्स आप टेकअप कर सकते हैं, US UK। मतलब अगर आप करने पे आएँ सिस्टम को चेंज करने के लिए, अगर आपकी निष्ठा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके बाद आप निजात पा सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स से। तो वो करने की ज़रूरत है।
बड़े लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है, आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तब्दीली करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। जो उसमें पकड़ा जाएगा 6 महीने में मैटर डिसाइड होगा, चाहे वो उस गलत धन से अर्जित की हुई संपत्ति हो या अपनी मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति हो, सब जब्त होगी, घर तोड़े जाएंगे, सड़क पे उन्हें ऐसे लोगों को लाया जाएगा। इस तरीके के कठोर कानून जैसे दूसरे मुल्कों में वैसे होंगे तो डेटरेंस क्रिएट होगी। मतलब यू हैव टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन हु इज़ करप्ट, पूरे तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है, पूरे तरीके से उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर अगर डॉक्टर हैं और किसी FIR में पकड़े जाते हैं, मतलब आपने लाइसेंस का दुरुपयोग किया, तो अगर आप छूट भी जाएंगे या थोड़ी सज़ा में भी आप गिल्टी प्ली करके चले जाएंगे, आपका फॉर लाइफ टाइम डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही और भी प्रोफेशंस को लेके, चाहे एडवोकेट का भी। तो मैं कह रहा हूँ इस तरीके के प्यूनिटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि नुकसान इतना बड़ा हो अगर आप पकड़े गए कि कोई हिम्मत ही ना करे कि छोटे। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है डेली वेजेस को लेके। डेली वेजेस भी बड़े दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको सपोर्ट कर रही है। क्या लगता है आपको कि वो लोग जिस तरीके से पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं? आपके माध्यम से मैं ये डेली वेजर्स को आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर इफ़ चीज़ें हमारे हाथ में हों, अगर हमें निर्णय लेना हो, तो 60,000 डेली वेजर्स या 60,000 प्लस डेली वेजर्स को इमीडिएटली विद इन 1 डे तत्काल प्रभाव से रेगुलराइज किया जा सकता है। तो उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए अगेंस्ट प्रॉपर पोस्ट। बहुत आपने उनका शोषण किया, आपने उनसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ से भी अधिक काम लिया। निष्ठा चाहिए, मतलब एक विल चाहिए वो चीज़ करने की। कोई बड़ी बात नहीं है जम्मू कश्मीर में 60,000 लोगों को एब्जॉर्ब करना, और उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में हर जगह स्टाफ की शॉर्टेज है। आप जाइए दफ्तरों में पूछिए कि आपका पूरा स्टाफ है क्या, ये रिक्रूटमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनेंसिस कैन बी अरेंज्ड, बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स डिप्लॉय करके, बजटरी एलोकेशंस इधर उधर ऊपर नीचे करके, करप्शन को डिसइंसेंटिवाइज करके आप बहुत सारे रिसोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन आपका शोषण करना एक व्यवहार बन चुका है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते इनका मसला हल नहीं हो रहा है। लेकिन गिवन मतलब ये कि भाई हमारे पास क्षमता हो वो करने की, हमारे पास ताकत हो करने की, तो ये एक दिन में सबको रेगुलराइज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा, और जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या तब्दीलियां आई उन पर भी बात हो रही थी। और उनका कहना है कि जिस तरीके से पहले अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारना चाहती है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।